नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या पदार्थ सच में अविभाज्य है, मतलब जिसे और तोड़ा ना जा सके, जैसा कि सदियों तक माना जाता रहा? या फिर इसके अंदर एक पूरी की पूरी दुनिया छिपी है? हमारे चारों ओर की हर चीज, ये कुर्सी, ये पानी, यहाँ तक कि हवा, आखिर बनी किस चीज से है? आज हम पदार्थ की इसी अदृश्य संरचना को समझेंगे, उन मूल सिद्धांतों को जो एनटीएससी, ओलंपियाड से लेकर यूपीएससी जैसी बड़ी परीक्षाओं के लिए बहुत ही जरूरी हैं। वैसे ये सवाल कोई नया नहीं है। सदियों पहले भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने भी यही पूछा था, इस ब्रह्मांड का मूल तत्व क्या है? उन्होंने उससे परमाणु कहा था। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो फिलॉसफी को सीधे सीधे मॉडर्न फिजिक्स से जोड़ता है, और आज हम इसके वैज्ञानिक उत्तर खोजने वाले हैं। आज की हमारी चर्चा में हम पदार्थ की प्रकृति को 5 मुख्य हिस्सों में समझेंगे। हम पदार्थ की परिभाषा से शुरू करेंगे, फिर इसके कणों की उस अदृश्य दुनिया में उतरेंगे जहां डाल्टन से लेकर बोर तक के सिद्धांतों की एक मजेदार यात्रा करेंगे। इसके बाद हम इसकी अलग अलग अवस्थाओं, उनके बदलने के पीछे के विज्ञान और आखिर में उस एक नियम को जानेंगे जो पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले खंड से और देखते हैं कि विज्ञान इस सदियों पुराने सवाल का जवाब आखिर देता कैसे है। विज्ञान के हिसाब से देखें तो पदार्थ की परिभाषा बहुत सीधी है, कोई भी चीज जिसमें वजन हो यानी द्रव्यमान हो और जो जगह घेरती हो। अब ये परिभाषा तो आसान है, लेकिन पदार्थ का असली राज उसके उन अदृश्य कणों में छिपा है जो उसकी पूरी प्रकृति तय करते हैं, और यहीं से प्रतियोगी परीक्षाओं के मुश्किल सवाल बनना शुरू होते हैं। तो पदार्थ का जो सबसे बेसिक सिद्धांत है वो ये है कि हर चीज, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस, बहुत ही छोटे छोटे कणों से बनी है। ये कण इतने छोटे हैं कि हम इन्हें अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते। लेकिन ये कण हैं क्या, और इनकी प्रकृति को समझने की जो कहानी है वो बहुत ही दिलचस्प रही है। इन कणों के बस ये 4 गुण पदार्थ के हर व्यवहार को कंट्रोल करते हैं। पहला, वे अविश्वसनीय रूप से छोटे हैं। जॉन डाल्टन ने तो इन्हें अविभाज्य परमाणु मान लिया था। दूसरा, उनके बीच में खाली जगह होती है। ये बात रदरफोर्ड ने अपने मशहूर स्वर्ण पत्र प्रयोग से साबित की, जब उन्होंने दिखाया कि परमाणु का ज्यादातर हिस्सा तो खोखला है। तीसरा, वे लगातार बिना किसी तरतीब के इधर उधर घूमते रहते हैं, जिसे हम ब्राउनियन मोशन में देखते हैं। और चौथा, वे एक दूसरे को एक आकर्षण बल से खींचते हैं। जब जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की ना, तब इस आकर्षण बल को समझना और भी जरूरी हो गया। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक बहुत ही सरल सा उदाहरण लेते हैं। कभी सोचा है कि जब हम शांत पानी में स्याही की एक बूंद डालते हैं तो बिना हिलाए भी वो पूरे पानी में फैल क्यों जाती है? इसका जवाब कणों की इसी लगातार होने वाली गति में छिपा है। इस प्रोसेस को कहते हैं विसरण या डिफ्यूजन। होता क्या है कि पानी के कण और स्याही के कण दोनों लगातार गति में हैं। वे एक दूसरे से टकराते हैं और खाली जगहों में घुसते जाते हैं, जब तक कि स्याही पूरे पानी में बराबर रूप से फैल न जाए। ये इस बात का सीधा सबूत है कि पदार्थ कणों से बना है जो हमेशा हमेशा गति में रहते हैं। अच्छा, अगर हर चीज एक ही तरह के कणों से बनी है, तो फिर बर्फ, पानी और भाप इतने अलग अलग क्यों होते हैं? इसका जवाब 2 चीजों में है। एक तो कणों की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा उनके बीच का आकर्षण बल। बस इन्हीं दोनों का जो बैलेंस है वही पदार्थ की अवस्था को तय करता है। ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, ठोस में आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है, इसलिए कण एकदम कसकर बंधे होते हैं और उनका आकार फिक्स होता है। द्रव में कणों के पास थोड़ी ज्यादा एनर्जी होती है, इसलिए वे बह सकते हैं। और गैस में कणों की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वे आकर्षण बल को लगभग तोड़ ही देते हैं और पूरी तरह से आजाद होकर घूमते हैं। यही वजह है कि गैसों को आसानी से दबाया यानी कंप्रेस किया जा सकता है। लेकिन सुनिए, पदार्थ की कहानी सिर्फ ठोस, द्रव और गैस पर खत्म नहीं होती। ब्रह्मांड में और भी चरम अवस्थाएं हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा तापमान पर हमारे सूरज में मिलने वाला प्लाज्मा और परम शून्य के करीब एकदम ठंडे तापमान पर बनने वाला बोज-आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब देखते हैं कि पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलता कैसे है। इस पूरे प्रोसेस के सेंटर में है ऊर्जा, और खास तौर पर ऊष्मा ऊर्जा। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। जब हम बर्फ को गर्म करते हैं तो वो पिघलना शुरू कर देती है,
लेकिन जब तक सारी बर्फ पिघल नहीं जाती, थर्मामीटर 0 डिग्री सेल्सियस पर ही अटका रहता है। अब सवाल ये है कि हम तो लगातार गर्मी दे रहे हैं, तो वो गर्मी जा कहाँ रही है? इसका जवाब है गुप्त ऊष्मा की अवधारणा में, जिसे अंग्रेजी में लेटेंट हीट कहते हैं। ये वो छिपी हुई ऊर्जा है जो पदार्थ का तापमान नहीं बढ़ाती, बल्कि उसकी अवस्था बदलने में, यानी कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ने में खर्च हो जाती है। असल में ये ऊर्जा ठोस बर्फ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाले बलों को कमजोर करने का काम करती है, ताकि वे द्रव के रूप में आजादी से घूम सके। जैसे ही सारी बर्फ पिघल जाती है, उसके बाद दी गई ऊष्मा पानी की गतिज ऊर्जा यानी तापमान बढ़ाना शुरू कर देती है। और यही सेम सिद्धांत 100 डिग्री पर उबलते पानी पर भी लागू होता है। कुछ पदार्थ तो ऐसे हैं जो द्रव अवस्था को पूरी तरह से छोड़ ही देते हैं। ऊर्ध्वपातन में एक ठोस सीधे गैस में बदल जाता है, जैसे कि कपूर या सूखी बर्फ। और इसकी जो उल्टी प्रक्रिया है, निक्षेपण, उसमें एक गैस सीधे ठोस में बदल जाती है, जैसे सर्दियों में खिड़कियों पर पाला जम जाता है। अब हम आते हैं अपने अंतिम और शायद सबसे जरूरी सिद्धांत पर, जो पदार्थ को नियंत्रित करता है। ये विज्ञान का एक ऐसा नियम है जिसे कभी तोड़ा नहीं गया। ये है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये विज्ञान का एक मौलिक स्तंभ है जो कहता है पदार्थ को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे बस एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। मतलब किसी भी बंद सिस्टम में अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो जो अभिकारक हैं यानी रिएक्टेंट्स, उनका कुल वजन हमेशा उत्पादों यानी प्रोडक्ट्स के कुल वजन के बराबर ही होगा। पदार्थ कहीं गायब नहीं होता, बस फिर से व्यवस्थित हो जाता है। लेकिन एक जलती हुई मोमबत्ती का क्या? वो तो छोटी हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे उसका वजन गायब हो गया हो। तो क्या ये नियम का उल्लंघन है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। द्रव्यमान गायब नहीं हुआ है, उसने बस अपना रूप बदल लिया है। मोमबत्ती का जो मोम है, वो हवा की ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प जैसी अदृश्य गैसों में बदल गया। अगर हम उन सभी गैसों और बची हुई राख को इकट्ठा करके तौलें, तो उनका कुल वजन मूल मोमबत्ती और जली हुई ऑक्सीजन के वजन के ठीक बराबर होगा। और ये हमें एक बहुत गहरे विचार पर छोड़ देता है। अगर पदार्थ के बारे में हमारी समझ एक अविभाज्य गोले से लेकर एक जटिल क्वांटम सिस्टम तक पहुंच सकती है, तो ये हमें वैज्ञानिक सत्य की प्रकृति के बारे में क्या सिखाता है? ये यही दिखाता है कि विज्ञान हमेशा विकसित होता है, और यही जिज्ञासा हमें हर परीक्षा के लिए तैयार करती है।